लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले कांग्रेस ने एक बड़ा चुनावी वादा किया है। कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो मुल्क के सभी गरीबों को मिनिमम इनकम की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने यह ऐलान छत्तीसगढ़ में किया है। कांग्रेस के जराये के मुताबिक हर गरीब को हर महीने 1500 से 1800 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जा सकते हैं। यह बहुत बड़ा वादा है जैसे कि कांग्रेस की चुनावी तस्वीर बदल सकती है। और आज इसी मुद्दे पर बहस होगी कि क्या यह मौसम चुनावी मौसम का ऑफर है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि इतनी बड़ी स्कीम को नाफिज करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। उससे पहले नजर डालिए इस रिपोर्ट पर, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अहम बात इस पर हम करेंगे, हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा ट्रंप कार्ड चुनावी वादा, जी हां, मिनिमम इनकम तमाम लोगों को, यह एक बड़ा वादा है और सीधे लोगों के खाते में यह रकम आएगी 1500 से 1800 रुपए प्रति माह। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के कौमी सदर हैं, उन्होंने यह ऐलान किया है अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो मुल्क के सभी गरीबों को मिनिमम इनकम की गारंटी कांग्रेस देती है। उनका ऐलान है कि 1500 से 1800 रुपए प्रति माह आपके अकाउंट में सीधे आ जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा चुनावी वादा है, लेकिन इसको किया कैसे जाएगा, यह बड़ा सवाल है। कहां से यह पैसा लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या सीधे तौर पर लोगों जो गरीब नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते हैं, जो गरीबी के दायरे में नहीं आते, उन पर यह बोझ आएगा, उनसे लेकर के गरीबों को दिया जाएगा जिनको मुबैना तौर पर गरीब माना जा रहा है। फिर गरीब की परिभाषा क्या होगी, बहुत सारे सवाल है। लेकिन यह चुनावी वादा क्या बड़ा काम कर जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, गरीबों को हर महीने उनकी अगर सरकार आती है मरकज में तो 1500 से 1800 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जा सकते हैं। यह बहुत बड़ा वादा है। इस चुनाव की जो इस वक्त स्थिति है वो बदल जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों के साथ गुफ्तगू भी करेंगे और बहुत अच्छा पैनल भी मेरे साथ होगा, उनसे हम बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह मुमकिन है, और अगर ये हो जाता है तो क्या इसका सियासी फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है। अगर ये वादा पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या इसको किस नजरिए से देखा जाए। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान होंगे, इसमें खास तौर से जो एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी के, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या ये मुमकिन है, और अगर ऐसा होता है तो कितना बड़ा बोझ आएगा, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस का एक और चुनावी तीर, और बहुत ही निशाने पर लगने वाला ये चुनावी तीर है। अगर ये चल गया और अगर ये निशाने पर लग गया तो बड़ा फायदा कांग्रेस को हो सकता है। क्या बीजेपी के पास इसकी काट है, यह भी देखने वाली बात होगी। किसानों का कर्जा माफ ने कांग्रेस को 3 रियासतों में एक बड़ी बढ़त दिलाई। 3 रियासतों में आज कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। और कहीं ना कहीं कर्नाटक में भी कांग्रेस ने यही वादा किया था और अभी उस प्रोसेस में है, किसानों का कर्जा वहां माफ हो रहा है, तो एक बड़ा वादा है। इसी तरह अगर यह वादा कि गरीबों को उनके अकाउंट में मिनिमम पैसा हम जिंदगी जीने के लिए देंगे, तो यह एक बड़ा चुनावी वादा है। इससे चुनावी तस्वीर बदल सकती है, कांग्रेस के फेवर में चुनाव जा सकता है। जी हां, 1500 से 1800 रुपए प्रति माह सीधे अकाउंट में पैसा आएगा। एक बड़ा वादा है, गरीबों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। मिनिमम आमदनी की गारंटी, क्या यह पूरे चुनावी सिनेरियो को बदल सकता है, यह देखने वाली बात होगी। चलिए हम अपने मेहमानों से आपको मिलवाते हैं जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में बहुत खास पैनल है, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ शकीलुज्जमा साहब इस वक्त तशरीफ फरमा स्टूडियो में, जो कि साबिक वजीर रहे हैं बिहार सरकार में और बड़े कांग्रेस लीडर हैं। सर खैर मकदम है आपका। मेरे साथ अमलिंदु उपाध्याय जी भी हैं, जो कि सियासी तज्जियाकार के तौर पर एक सीनियर सहाफी के तौर पर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा, उनसे हम बात करेंगे। मैंने अपने साथ प्रिया जी को भी जोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान है, और प्रिया चौधरी जी और बहुत ही जारहाना अंदाज में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखती हैं। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जो कि प्रोफेसर एंड डीन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के, वो भी इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या ये मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो कैसे, इसको समझना बहुत जरूरी है। चुनावी वादा, चलिए आइए आगाज करते हैं इस चर्चा का। और मैं सबसे पहले लीडर के पास जाने से पहले, बाकी लोगों के पास जाने से पहले मैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल साहब की तरफ जाऊंगा। चुनावी वादा है ये,
1500 से 1800 रुपए मिनिमम आमदनी सीधे गरीबों के अकाउंट में आएगी। अब गरीबों की क्या परिभाषा है वो भी हम आपसे समझेंगे। जो गरीबी रेखा के नीचे होंगे सीधे तौर पर उनको गारंटी दी जा रही है कि आपको जिंदगी जीने के लिए एक रकम हम हर महीने दे रहे हैं, कम से कम मिनिमम रकम हम दे रहे हैं। लेकिन ये आएगी कहां से, क्या मुमकिन है? ये चुनावी वादा किस हद तक कामयाब हो पाएगा, थोड़ा सा समझाइए सौरभ जी। हाँ, एक तो ये जो वादा किया है इसके ऊपर पहले से ही इसी सरकार में मंथन चल रहा था और 2016 और 17 के अंदर 40 पेज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए दिए गए हैं। क्या ये फीजिबल है? और ये दिखाया गया है कि ये फीजिबल भी है और ये देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा भी बहुत है। उसके लिए बहुत सारे कारण दिए गए हैं। और क्योंकि आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया तो मैं मध्य प्रदेश में बता दूं कि UNDP का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसके अंदर लगभग 6000 लोगों के ऊपर इसका पायलट टेस्टिंग की गई। 9 विलेजेस में इसकी टेस्टिंग की गई, 2 ट्राइबल एरिया में इसकी टेस्टिंग की गई। उसको कहा गया था मध्य प्रदेश अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम और उसमें दिए गए थे 300 रुपए एडल्ट को और 150 रुपए बच्चे को। ये मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार के दौरान, हाँ, बीजेपी की सरकार में ये किया गया था 11-12 में, यूपी 11-12 में किया गया था। हाँ। ये स्कीम लाई थी और इसको इंप्लीमेंट करके इसके बेनिफिट्स और वो देखे गए। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। ये अच्छी अब स्कीम है क्यों ये समझ लें। और उससे पहले मैं समझाने से पहले ये बताऊंगा पैसा आएगा कैसे। इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत पहले से सोच रही है। और क्या सोच रही है कि देखिए अभी जो हमारा जितना मतलब भी हम इस वक्त केंद्र की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली वो सोच रही है और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा, लपक लिया कांग्रेस ने। ठीक है, अब बताइए कैसे आएगा। हाँ, ये कैसे आएगा? अभी हमारी सारी जितनी भी सब्सिडीज हैं वो हम इनडायरेक्ट सब्सिडीज में देते हैं। जैसे पेट्रोलियम सस्ता दे दिया, फर्टिलाइजर सस्ता दे दिया, उसको विड्रॉ करके ये दिया जाएगा। बेसिकली जो वहां सस्ता देना है वो कम किया जाएगा। LPG की जैसे मान लीजिए सब्सिडी है तो ये सरकार सोच रही है कि जो हम गुड्स को सस्ता करके कर देते हैं वो सब्सिडी को विड्रॉ किया जाए। और इसके ऊपर नीति आयोग ने एक पेपर भी लिखा, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी दिया है कि हमें ये जो हम एग्रीकल्चर को 2 लाख करोड़ की मान लीजिए सब्सिडी देते हैं इसको विड्रॉ कर लिया जाए और ये 2 लाख करोड़ डायरेक्टली फार्मर्स को दे दिया जाए 15,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये जो स्कीम जिसमें कह रहे हैं 15 इकोनॉमिक सर्वे जो आया था 2016-17 उसने 1,000 रुपए पर एडल्ट पर मंथ के हिसाब से 12,000। अब ये राहुल गांधी जी ने 1500 कह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, ये तो हो जाए। मेरे हिसाब से इसके लिए अगर हमारा नहीं, मौजूदा सरकार जो काम कर रही थी वो कितना देने की कोशिश में थी? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए गरीबों को। हाँ जी, क्योंकि मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे हैं ये लोग। आपने एक और बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, ये कौन लोग हैं? ये पाया गया था कि जब हमारी आजादी हुई थी उसमें जो पावर्टी रेखा से नीचे थे वो लगभग 70% पॉपुलेशन इंडिया की थी। और तेंदुलकर कमेटी ने कहा है 11-12 का जो इसका सर्वे है, लेटेस्ट कोई डेटा नहीं है हमारे पास, उसके हिसाब से 22% पॉपुलेशन 22% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज बिलो पावर्टी लाइन। सो बेसिकली ये उन्हीं पॉपुलेशन के लिए किया गया है। और इसमें ज्यादातर जो स्टेट्स बेनिफिट करेंगी वो करेंगी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा एंड राजस्थान। ये स्टेट्स को फायदा होगा। लेकिन इन स्टेट्स में भी उन्हीं लोगों को फायदा होगा जिनका जनधन अकाउंट खुला हुआ है। मतलब क्योंकि बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। लेकिन ये चुनावी वादा जो है कहीं ना कहीं फायदा दे सकता है। क्या काट होगी बीजेपी की देखने वाली बात होगी। मैं सियासी लीडरों के पास आऊं उससे पहले अमलेंदु जी मैं आपके पास आऊंगा। बड़ा वादा है, किस तरह से आप देखते हैं? और जैसा कि सौरभ जी बता रहे हैं, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, की ये मुमकिन है, ये किया जा सकता है क्योंकि पहले की सरकार इस पर काम कर रही थी, राहुल गांधी ने लपक लिया है। कितना कांग्रेस को यह फायदा पहुंचाएगा, खासतौर से उन जगहों पर जहां से बड़ी सीटें आती हैं और जहां पर अभी भी गरीबों की तादाद, जो BPL है, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। देखिए, एक तो मैं ये बता दूं कि ये इस सरकार का योजना नहीं है। ये पिछली सरकार जो थी UPA की सरकार, उसी समय नहीं, सौरभ जी जो बात कर रहे हैं वो तो इस सरकार की बात कर रहे हैं। वो इस सरकार की बात कर रहे हैं। तो मैं और उससे थोड़ा पीछे जाना चाह रहा हूँ। मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह की सरकार जो थी वो ये घोषणा कर चुकी थी कि डायरेक्ट ट्रांसफर होगा खातों में। तो ये रूपरेखा वहां से बन रही थी। अब ये सरकार जो थी उसको आगे बढ़ा रही थी या उसको संशोधन कर रही थी, ये देखने वाली चीज होगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि सौरभ जी ने भी कहा है कि ये लागू हो सकती है और लागू इसलिए भी हो सकती है, उसके 2-3 कारण मैं और सौरभ जी से हट के मैं बात बताना चाहूंगा कि एक तो मनरेगा जिस समय आई थी उस समय भी ये संशय उठे थे कि साहब पैसा कहाँ से आएगा। तो वो तो बात निर्मूल साबित हुई। मनरेगा के लिए पैसा भी आया और आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का जीवन स्तर भी उससे ऊपर उठा।
और मनरेगा ने दूसरे इलेक्शन में खासतौर से यूपीए 2 में बड़ा फायदा करा। इलेक्शन में फायदा हुआ या नहीं हुआ हो मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कि जनता को उससे क्या फायदा हुआ सवाल इसका है। इलेक्शन में फायदा होता रहता है, नुकसान भी होता रहता है, लेकिन उससे जनता को फायदा हुआ। हर जगह जो था वो न्यूनतम मजदूरी वो बढ़ी, मनरेगा के अलावा भी, तो ये एक फायदा उसका हुआ। दूसरी बात, पैसा कहां से आएगा का जो सवाल है, आप छोड़ दीजिए कि वो सब्सिडी काट दी जाएगी या क्या कर दिया जाएगा, उससे सबसे ज्यादा हट जाइए। तमाम ऐसी योजनाएं घोषित हो जाती हैं जिन पे 0.2%, 0.1% सेस लगा दिया जाता है, सर्विस टैक्स पे सेस लगा दिया, इनकम टैक्स में सेस लगा दिया। वो 0.1 और 0.2% जो सेस लगता है वो आपको मालूम भी नहीं पड़ता है, और एक अच्छी खासी रकम जो है वो केंद्र सरकार के खाते में पहुंच जाती है। ये जो खर्च करने की बात है, अगर मैं देखा जाए तो ये पूरा इस पे जो खर्च आएगा वो लगभग 40 से 50 हजार करोड़ का साल का खर्च आएगा। ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जिसका इंतजाम ना किया जा सके, सरकार इसका इंतजाम कर सकती है। अब ये इसका फायदा कांग्रेस को कितना होगा और कितना नहीं होगा, अब प्रश्न आता है। अब मैं सियासी फायदे की बात करूंगा। सियासी फायदे की बात ये है कि ये मैसेज तो एक देखिए है क्लियर, स्पष्ट है कि कांग्रेस ने कहा था कि हम कुछ करेंगे, मनरेगा आई, कांग्रेस ने ही मनरेगा लेकर के आई। कर्नाटक में घोषणा की हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे, पंजाब में घोषणा की हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में घोषणा हुई, उन जगहों पे किसानों के कर्ज माफ हुए। इसका मतलब कि इस तरीके की जो योजनाएं हैं कांग्रेस का, इसका मतलब उस पर कुछ ना कुछ ध्यान है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो भी एकदम से एंटी कैपिटलिस्ट पार्टी हो गई है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वहां एक मतलब जो पूंजीवाद का जो एक चेहरा है उसका मानवीय पक्ष भी बना रहे, ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है, जो हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो चीजें नहीं है। यहाँ जनता का पक्ष जो है उस तरीके से सोचा नहीं जाता या सोचने का समय नहीं मिलता, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये मैसेज जा रहा है, और इस तरह का मैसेज भी शायद जा रहा है कि नोटबंदी करके लोगों की जेबें खाली करा दी गई, गरीबों का पैसा निकलवा लिया गया, स्त्री धन महिलाओं का जो घर पे रखा हुआ था वो निकलवा लिया गया। इधर हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको गरीबों को कम से कम मिनिमम आमदनी दें, ये एक बड़ा मैसेज जा सकता है। शकीरुज्जमान साहब, कैसे देखें इस कार्ड को हम, आपकी पार्टी के, और क्या बड़ी उम्मीद आपको लगती है? क्योंकि अगर ये बात निकल कर आई है तो कुछ सोच समझ कर ही निकल कर आई होगी, और बड़े हिस्से को आप लोग प्रभावित करने की कोशिश में हैं। बहुत तेजी से कांग्रेस अपना काम कर रही है और सोच समझ कर। देखिए, सवाल पैदा ये होता है कि इसको आप इलेक्शन फायदे और नुकसान से मत देखिए। देखिए, इलेक्शन का ऐलान है सर, इलेक्शन के लिए ही ऐलान है। नहीं, वो कभी नहीं देखिए आप। मैं कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हम ऐसा बात ही इलेक्शन के लिए करते नहीं है। इलेक्शन में झूठे सच्चे वादे करने के लिए एक पार्टी मशहूर है, वो करती रहती है। अच्छे दिन उनके तो जरूर आ गए, जनता के अच्छे दिन नहीं आए। अब आप गौर कीजिए ना कि ये योजनाएं जो सरकार ने, अभी भाई ने ठीक कहा है, जो सरकार, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, आज केंद्र में हमारी सरकार या उनकी सरकार जो कांग्रेस की या कांग्रेस के समर्थक लोगों की तो है नहीं, बीजेपी की सरकार है। आज जब ये एक घोषणा कर दी गई, 5 साल आपके पूरे गुजर गए, तो अब आप कह रहे हैं कि मेरे पाइपलाइन में भी था, मेरे पाइपलाइन में भी था। अरे पाइपलाइन में था तो 14-15 के बजट, 15-16 के, 16-17 के, 17-18 के, 19 के बजट आ गए। आपने कहा वो पाइपलाइन निकाला? आपके पास है नहीं। देखिए, किसानों के कर्ज कांग्रेस यूपीए की सरकार ने माफ की थी, बहुत जबरदस्त तरीके से माफ की थी। आप पैसे नहीं आएंगे और गलत हो रहा है, नहीं होगा। 90-100 करोड़ के बजाय वो 110,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे किसानों के। पैसा कांग्रेस ने की। मनरेगा का भी बात किया गया, मनरेगा जब आया उससे भी पहले जाइए, 20 पॉइंट प्रोग्राम जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हुए थे, उस वक्त सरकारों के पास पैसे कम होते थे, तो भी पैसे का सरकार चाहे तो इंतजाम कर सकती है। अभी क्या है? अभी आप कई लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का तो आप माफ कर सकते हैं। और जब कांग्रेस ने घोषणा किया था कि गरीबों किसानों के हम कर्ज माफ करेंगे छत्तीसगढ़ में, तो आपने कहा था ये चुनावी वादे हैं और ये कर नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने करके दिखा दिया। तो लेकिन ट्रांसपेरेंसी, देखिए सर, पारदर्शिता तो इसी सरकार ने बनाई ना, जनधन खाते खुलवा करके। ठीक है, जनधन के अकाउंट यूपीए 1 से शुरू हो गए थे खुलने, लेकिन क्रेडिट तो सरकार लेती है।
क्रेडिट तो ये सरकार लेती रहे ना, यही तो है। 15 लाख रुपए चले गए क्या सबके अकाउंट में? जरा ये बता दीजिए ना। वो अपनी पीठ थपथपाते हैं। किसानों के मोदी सरकार का ये बड़ी स्कीम है भाई। अपनी पीठ ठोकराने से क्या होता है? आएगा ना जनता की अदालत में। आपने किसानों के कहा इस पे हम बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे। किसानों को डबल पैसा मैं आ रहा हूं सर, आपके है क्या? मैं आ रहा हूं सर। प्रिया जी जो कोशिश आप लोगों ने करवाई, जनधन खाते खुलवा दिए, ट्रांसपेरेंसी ला दी, महफिल ये लूटने की फिराक में है। कैसे देखेंगे महफिल लूट ले जाएगी कांग्रेस? क्या आप इससे बड़ा, या आपकी सरकार इस वक्त जो है बीजेपी की क़यादत वाली सरकार कोई और बड़ा ऐलान कर सकती है? क्या अब हमें आगे इससे बेहतर और ऐलान सुनने को मिल सकता है क्या? कांग्रेस तो महफिल लूटने की कोशिश में, और आपके बनाए हुए स्ट्रक्चर से वो महफिल लूटने की फिराक। आपका क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, मैं प्रिया जी से बात करूं, फिर आऊंगा सर आपके वो ठीक है। आपके क्वेश्चन है कि आपका वो बीजेपी का कुछ किया कराया तो था नहीं वो कह रहे हैं ना पाइपलाइन में थी, और आप लोगों ने पाइपलाइन अभी डिबेट में पता लग रहा है कि पाइपलाइन में आपकी सरकार खत्म हो रही है, तो भी आपके पाइपलाइन में थी ना। और ये भी बताती हूँ कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। बहुत सही कहा आपने कि महफिल की तैयारियां किसी ने की, सजाई किसी ने, और लास्ट में उसे लूट कोई और ले गया, चाहे उसकी समझ से बाहर हो वो, कि ये यूबीआई स्कीम जिसके बारे में चर्चा हो रही है, ये लागू आखिर होगी कैसे और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सारा। आप अब भी राहुल गांधी का इंटरव्यू कर लीजिए, या उनसे 2 प्रश्न इसके बारे में पूछ लीजिए, और वो कहेंगे इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे, अभी मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं 100% कहती हूँ कि वो ऐसा क्या फर्क पड़ा है? लोगों के बीच में मैसेज चला जाएगा। मोदी जी की चुनाव है, सब इलेक्शन में उतरने वाले सरकार है, तो उसमें कर दीजिए। आप तो किया है नहीं, और राहुल जी की बात कर रहे हैं कि उनके, वो कह रहे हैं 1500 से 1800 रुपए तक आ जाएंगे। आप लोगों को उससे बड़ी रकम का ऐलान करना पड़ेगा। अब तो यही एक तरीका है और कुछ नहीं। देखिए, जब तक पूरा स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, उन्होंने तो हवा में तीर छोड़ दिया है कि इतने पैसे दे देंगे। हाँ, तो फंसाए ना आपको सियासी जाल में। वही पूछ रहे हैं, इनके कंपटीशन में आके पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। और जहां तक ये बात की जा रही है कि ये पैसा निकलेगा कहां से, तो ये पैसा टैक्स पेयर से निकलेगा। जीडीपी का जो 4 से 5% हमारी सब्सिडीज पे खर्च किया जाता है, और जिसमें से सबसे ज्यादा खर्च, उस 4 और 5% में सबसे ज्यादा खर्च फूड सब्सिडीज में दिया जाता है, उसके अंदर उसे कम करके वहां से इसको मैनेज किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, 2014 में एक सर्वे हुआ था, जिस सर्वे के आधार पे मैं आपको एक आंकड़ा देती हूं कि अर्बन क्षेत्र में 47 रुपए कमाने वाला और गरीब क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपए कमाने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना गया था, उसे गरीब माना गया है। तो 0 इनकम और ये गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों के लिए स्कीम बनाई गई है। सी रंगराजन की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट सामने आई थी। 16-17 के अंदर चीफ एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने भी एक वो बनाया था, IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ये प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह की स्कीम होनी चाहिए। फिर राहुल गांधी ने कहा कि पूरे दुनिया में अपने प्रकार की एक अनोखी पहल होगी है जो भारत में मैं लागू कर दूंगा, तो उनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। यूएसए में ये ऑलरेडी चलती है, कनाडा में इस तरह की स्कीम ऑलरेडी चलती है, फिनलैंड में ऑलरेडी चलती है, तो वो अकेले नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो आपके हाथ से ले गए, वो आपके हाथ से निकाल कर ले गए मामला। जनधन जो आपने शुरू किया, अब जो जनधन अकाउंट्स का श्रेय लेना चाहते हैं उसके बारे में भी प्रिया जी, परसेप्शन गलत बन रहा है। ये बन रहा है नोटबंदी के बाद का नुकसान, गरीबों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लोग कतारों में लगे रहे, व्यापारी अभी भी परेशान है, वो बोलते नहीं है लेकिन बहुत परेशान है, और 3 राज्यों में खास तौर से बड़ा नुकसान आपको कराया है, और किसानों को कर्ज माफी का बड़ा वादा कांग्रेस का काम कर गया। ऐसे में आप लोगों को भी बड़ा सोच समझ कर कदम रखना पड़ेगा, वरना कांग्रेस अपना काम करती चली जा रही है। जी, कर्नाटक में सिर्फ 200 लोगों का कर्ज माफ हुआ है, 200 किसानों का। मध्य प्रदेश में अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 18-18 रुपए के चेक दिए जा रहे हैं कर्ज माफी के नाम पर किसानों पे। ये इस तरह का सर रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अखबार की जानकारी लीजिए आप, अखबार की जानकारी लीजिए, ये चेक पहुंचाइए। खुश रहिए, मैं अखबार में ही काम करता हूँ। अभी कोई चेक जारी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ आवेदन मांगे गए हैं। 42,000 और ये यूबीआई वाली स्कीम इस तरह की मध्य प्रदेश में 2010 से 16 के बीच में सक्सेसफुली लागू की गई है पंचायत स्तर पे, और इसका रिजल्ट भी मिला, और उसी को आधार बना के कैसे इसे देश भर में लागू किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा है। और जहां तक राहुल गांधी ने सिर्फ एक शफूगा छोड़ दिया है, उसके लिए ये सरकार बहुत दिनों से लगी हुई है। हाँ, सर ने अभी ये कहा कि चुनावी एजेंडा मत कहिए इसको। अगर बीजेपी की तरफ से ये तरकश तीर पहले निकाल दिया गया होता तो ये चुनावी एजेंडा होता, और हम लड़ रहे होते इस वक्त कि 3 महीने पहले आपने इसको कैसे बनाया, क्यों लेके आए, अब क्यों लेके आए, जैसे आज राम मंदिर पे भी चर्चा हो रही है। आपकी सरकार है ना, तो हवा में कोई पॉलिसी नहीं बनती है सर। नहीं, शकील साहब क्या आपसे ज्यादा सवाल है प्रिया जी, आप सुनिए, क्या वो भी अपनी बात। जी, 5 साल आपकी सरकार थी ना,
अगर आपको करना है तो आखिर वक्त में आप नहीं कर सकते। पास तो मैं प्लान बता सकता हूँ क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ तो कि मेरी सरकार आएगी तो मेरे पास क्या है। मैं एक बात कह रहा हूँ, फिर भले मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, एक बात नहीं, कर नहीं पाना नहीं, कांग्रेस ने करके दिखाया ना, आपको सारी मिसालें बता दी। आप 15 लाख रुपए अकाउंट में कहाँ गए ये बता दीजिए। आप कह दिया ना जुमला था, तो यही कहेंगे कि ये जुमलेबाज सरकार है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं कि सब्सिडीज को काट के, और वो भी फूड सब्सिडी जो किसानों के लिए कुछ सब्सिडी है उसको काट दिया। इनकी नियत आज भी एंटी कांग्रेस है, इनकी नियत। मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी तक तो आपका पेपर तैयार नहीं है। मोटा बता रही थी शकील जी, वो ये नहीं कह रही थी कि सब्सिडी काट के होगा, वो कह रही थी कि वो मोटा इस तरह की योजना बन रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत है, किसानों से नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ, जब 160 रुपए प्रति बैरल इंटरनेशनल रेट था पेट्रोलियम का, तो उस वक्त कितने रेट थे यहाँ पेट्रोल के, और जब घट के $60 पर आ गए तो कितने रेट हैं? आप क्या समझ रहे हैं ये पैसे कहां गए, किस फंड में गए, कहां गए? ये ऐसे ऐसे बहुत सारे फंडिंग है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा बड़े पूंजीपतियों के जब माफ कर दिए गए तो कहां से आए थे वो पैसे? वो पैसे कहां से आए थे? इसलिए गरीबों का माफ करने के लिए ये इनका सोच हो सकता होगा कि सब्सिडी खत्म कर देंगे हम सब। अब आप नहीं, वो तो इसलिए बता रही है ना, उसका काम हो रहा है। नहीं, उसका काम, आपने तो उनकी स्कीम चुरा ली, आपने तो उनकी स्कीम उड़ा ली, आपने उनकी स्कीम उड़ा ली, और आपने कहा कि आप विपक्ष में इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। हवा छोड़ दीजिए, शुक्र छोड़ दीजिए, देखेंगे इलेक्शन में। आप ऐसी बात बोल रहे ना, आपको ऐसा बोल रहे हैं कि जो ऐसे उन्हीं की बात नहीं, उनकी बात नहीं, आप कैसे वो कह सकते हैं? नहीं, जब आपके दो एक्सपर्ट ने आपको अभी बताया कि ये स्कीम पहले से चल रही थी और ये प्लानिंग गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट में आया, आपकी सरकार आ गई, आप उसको इमीडिएट, अगर आपके लिए इतना गरीबी, आपके गरीब इंपॉर्टेंट थे तो गरीबों के लिए स्कीम लागू कर देते। 5 साल पूरा बहुत दिन होता है। आपने वादे भी किए थे कि 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, आपने नहीं डाला। कोई वादा पेट्रोलियम सब्सिडी से बहुत पैसे कमाया और वो पैसे अभी भी किस फंड में है ये क्वेश्चन मार्क है। बता दीजिए कि 15 लाख रुपए के ऊपर किस नेता ने किस आधार मंच से ठीक है, ये मैसेज तो देखिए गया है प्रिया जी, ये मैसेज तो गया। और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बना करके अगर इस स्कीम को, इनके पास स्कीम है फॉर, और अमीरों के लिए स्कीम है, अमीरों के लिए माफी कर सकते हैं, अमीरों को पैसे देके बाहर ठीक है सर, समझ गए शकील जी। अमलेंदु जी, ये अगर करवाने में अगर कांग्रेस कामयाब हो गई, खासतौर से ये लोगों के अंदर बैठाने में कि इन्होंने अमीरों का साथ दिया और हम एक बार फिर गरीबों के लिए सोच रहे हैं, तो कितना बड़ा फर्क आएगा इलेक्शन में, ये मैं आपसे समझूंगा और सौरभ जी से और इसके टेक्निकल पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगा। इंदु जी, ये जो पूरा एक मुद्दा है, ये कितना बड़ा असर डालेगा ये मुझे जरूर आप समझाइए, क्योंकि आपने इसके टेक्निकल पहलुओं को पहले समझा दिया। कितना बड़ा असर डालेगा? बीजेपी कह रही है हम इस पर काम कर रहे थे, लेकिन क्या वो ये समझा पाएगी या उससे भी बड़ा ऐलान अब भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली सरकार को करना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार आपको ऐलान करती भी है, लड़ाई में कौन जीतता है? लड़ाई में वो जीतता है जो पहला वार कर देता है। जिसने पहला बार कर दिया वो उसका हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। अब ये सरकार अगर कुछ लेके भी आती है तो लेके आएगी तो सबसे पहला सवाल तो विपक्ष की तरफ से यही उठेगा कि साहब, आप 5 साल तक सरकार में थे, आपने 5 बजट पेश कर लिए, उन 5 बजट में तो ये चीजें नहीं आई। अगर आपके यहाँ थी और आप तैयारी कर रहे थे, जैसा कि आपका दावा है, हम मान लेते हैं कि आप कर रहे थे, अच्छी बात है आप कर रहे थे और आप उसको लेके आने वाले थे, लेकिन ये पहले क्यों नहीं आया? अब पूर्ण बजट भी पेश नहीं होना, लेखानुदान पेश होगा, तो उसमें ये चीजें कहां से आएंगी? दूसरा बात कि अभी बजट सेशन के तुरंत बाद चुनाव घोषित हो जाएंगे, तो अगर इस समय कोई सरकार घोषणा करती भी है तो वो सरकार की चुनावी घोषणा ही समझी जाएगी। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि यूपीए सरकार ने घोषणा की थी, और यूपीए सरकार ने उस समय जब घोषणा की थी उस समय बजट से 7 या 8 महीने रह गए थे, तो वो उस समय भी वो चुनावी घोषणा ज्यादा मानी गई थी सरकार की। लेकिन इस समय जब ये घोषणा की है राहुल गांधी ने, तो इसका एक इम्पैक्ट ये पड़ेगा बहुत साफ, बहुत स्पष्ट, कि ये मनरेगा के विषय में जिस तरीके से जिनको मनरेगा का लाभ मिला और जिन्होंने उसका लाभ उठाया, उनको तो मैसेज स्पष्ट जाएगा कि जो कहा यूपीए सरकार ने या कांग्रेस ने जो कहा उसका रिजल्ट आया और वो किया गया। तो
इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, निश्चित तौर पे पड़ेगा। अब इसकी कितनी काट भारतीय जनता पार्टी कर पाती है, क्या नई योजना लेकर के आती है, किस तरह की उसको काटेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो भी ऐसे समय में जबकि वक्त बहुत कम वक्त है। एक नई रणनीति, एक नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, क्या इससे नुकसान होगा ये पहले बताइए, और क्या इससे फायदा होगा, और खासतौर से कॉमन मैन पर और जो इस वक्त कार्यक्रम चल रहे हैं उन पर कितना बड़ा असर होगा, जो भी आए अगर इसको इंप्लीमेंट करता है तो देखिए, ये इसके जो फायदे और नुकसान है, इकोनॉमिक सर्वे 16-17 में आउटलाइन कर रखे हैं। मैं उन्हीं का आपको विश्लेषण कर देता हूं बड़े ब्रीफ में। पहले तो सबसे पहले जो आपने नुकसान कहा वो इसमें यह है कि जो मेल मेंबर है उनको जो पैसे मिलेंगे वो हो सकता है शराब या ऐसी कुछ गलत चीजों पे खर्च करना शुरू कर दे। दूसरी बात, इसका मॉरल हजार्ड हो सकता है कि लेबर सप्लाई कम हो जाए, क्योंकि अगर पैसे 1000-1500 रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे तो काम करने की जरूरत क्या है। तीसरा, जेंडर डिस्पैरिटी आ सकता है इसमें, औरत से और बच्चे के पैसे भी खुद ले लिए और उसको सिर्फ आदमी ही डिसाइड कर रहा है। चौथी चीज, इसमें बैंकिंग स्ट्रेस आ जाएगा, इतना काम बढ़ जाएगा बैंकिंग सेक्टर पे, उस हिसाब से बैंकों में आज के अंदर लोग नहीं है। चौथी चीज, इंडिया का फिस्कल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, फिस्कल कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस समय हमारा ऑलरेडी जीडीपी का, हम जीडीपी से ऊपर नेगेटिव में -6 से 7% है, जो कि इमर्जिंग 20 कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। तो इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे तो और हमारे देश ज्यादा बोरो करेगा कमाई से ज्यादा, तो एक स्ट्रेस आ जाएगा उसके ऊपर कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि अभी भी इंटरेस्ट पेमेंट लगभग 3.22% है जीडीपी की, जो बहुत बड़ा स्ट्रेस है ऑलरेडी। चौथा, एक्सपोजर टू मार्केट रिस्क, इसको क्या कहते हैं वो, कि अगर कैश दे देंगे और मान लीजिए सब्सिडी कम कर दी, तो मान लीजिए फूड सब्सिडी आपने कम की तो फूड महंगा हो गया, इधर से कैश दे दिया तो क्या हुआ नेट इफेक्ट, आपको महंगा खाद खरीदना पड़ा, महंगा फर्टिलाइजर, महंगा खाना खरीदना पड़ा। तो ये तो सारे नुकसान दे रखे हैं इसके, लेकिन फायदे भी बहुत है। फायदे ये हैं, सोशल जस्टिस होगा, हर व्यक्ति के पास एक न्यूनतम आय होगी जिससे वो कुछ खा सकता है, पी सकता है, एक डिग्निटी वाली जिंदगी जी सकता है। दूसरा, जो एक इंडिया का एक विश्व में है कि यहां तो बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, भूखे नंगे बहुत हैं, तो एक पॉवर्टी रिडक्शन होगा। आज भी 22% पॉपुलेशन इंडिया की गरीब है, जो कि क्यों है, होनी नहीं चाहिए इतने सालों बाद भी। दूसरा, एक गवर्नमेंट एक एजेंट है गरीब आदमी की, ये इस स्कीम से प्रूव होता है कि अगर सरकार टैक्स लेती है तो किसी को देती है, तो एक एजेंसी का काम करेगी जो कि उसका काम है। चौथा, एक ड्यूटी है सरकार की हर व्यक्ति को जितना उसने पढ़ लिखा उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिले। आज की देश में 3 से 4% से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ये स्कीम आने से एक ये हो जाता है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो कम से कम हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी दे रहे हैं। लास्ट जो इसका फायदा गिनाया गया वो ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मतलब अगर आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया और सीधे किसी के अकाउंट में गया तो ना करप्शन है, ना लीकेजेस है, जिसका सरकार का पैसा आपका लोगों का पैसा है वो लोगों के पास गया। तो ये 5-6 इसके फायदे हैं और 5-6 इसके नुकसान हैं। अभी करीब 60 करोड़ लोग हैं जो कि इस रेखा में आते हैं, इस दायरे में आते हैं। ये मुझे जरूर समझाइए कि इंडिविजुअल हर एक शख्स को मिलेगा या एक परिवार को ये रकम आएगी? जब ये मध्य प्रदेश में तो इतना 1500-1800 रुपए नहीं दिया गया था। मध्य प्रदेश में उन्होंने किया अडल्ट को उन्होंने पहले 200 रुपए पर महीना प्रोजेक्ट थी साहब। हाँ, वो पायलट प्रोजेक्ट ऐसे तो लगेगा कि मध्य प्रदेश में पूरा लागू था। नहीं, पूरा नहीं, पायलट प्रोजेक्ट में 9 विलेजेस में और 2 ट्राइबल जगहों पे किया गया था। उसमें उन्होंने 300 रुपए पर एडल्ट और बच्चे को 100 रुपए पर चाइल्ड दिया था, जो कि उन्होंने बाद में बढ़ा के 300 रुपए पर मंथ कर दिया था और 150 रुपए पर चाइल्ड। तो ये पर एडल्ट पर चाइल्ड के बेसिस पे पर मंथ दिया जाता है पूरे साल के लिए, जिसको भी जैसे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, ये 12 से 17 महीने ही चला। तो 11 में शुरू हुआ था ये, और ये सिर्फ 12 से 17 महीने के बाद इसकी फंडिंग रोक दी गई। यूनिसेफ ने इसकी फंडिंग रोक दी थी और इसको चलाना, इसका एक सबसे बड़ा जो हजार्ड है स्कीम का ये है, आज अगर आपने किसी को 1000 रुपए देना शुरू कर दिया और उसका जीवन चलने लगा उस 1000 रुपए से, कल अगर सरकार इसको अफोर्ड नहीं कर सकी किसी कारणवश, क्योंकि इस देश में सिर्फ 6.5 करोड़ जो 65 क्या कहते हैं से लगभग 6.5 करोड़ लाख डायरेक्ट टैक्स पेयर्स और लगभग 1.2 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं।
अगर इतनी सिर्फ पूरे देश के अंदर बहुत थोड़ी पॉपुलेशन टैक्स दे रही है और कल को अगर सरकार नहीं अफोर्ड कर सकी इस स्कीम को, तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान, सुसाइड, मास सुसाइड हो सकते हैं कल को अगर सरकार ने स्कीम देके बाद में इसको वापस लिया तो ये एक बहुत बड़ा इसके कुछ झटका लग सकता है अगर देके वापस ले लिया। सर आपके पास जी, आपको कुछ ऐतराज है? हमने मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगा कि एक तो पहली चीज ये है कि जो सब्सिडी वाली बात चल रही है वो अभी सरकार की योजना में हो सकता है सब्सिडी खत्म करने वाला, जो राहुल गांधी ने घोषणा की उसमें सब्सिडी खत्म करने वाली चीज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, जो 6.5 करोड़ लोग डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, वो टैक्सेस बहुत कम है उनसे जो रेवेन्यू आती है, और उस रेवेन्यू से देश का खर्च नहीं चलता है। सौरभ जी मुझे लगता है इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। जो सबसे बड़ा टैक्स का स्रोत है वो पेट्रोलियम और कॉर्पोरेट टैक्स, जो जेटली जी ने पहला अपना बजट पेश किया था उसमें ही घोषणा कर दी थी कि हम किस्तवार जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स कम करते चले जाएंगे, 25%, फिर 15%, फिर 10%, फिर 5%। तो जो सबसे बड़ा जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है वो कॉर्पोरेट टैक्स के कम होने से पहुंच रहा है। तो वो कॉर्पोरेट टैक्स को अगर सही स्तर पर ले आया जाएगा तो मुझे लगता है ये कोई समस्या होने वाली नहीं है। ये पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। जी निश्चित हो जाता है, मुझे कोई बड़ा बोझ नहीं है इस बात से। ठीक है प्रिया देखिए, मैं जानना चाहूंगी तो क्या इसका मतलब कांग्रेस के पास एक स्ट्रेटेजी है जो इसका पूरा बजट वहां से वहां ट्रांसफर करेगी कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा के, या फिर नहीं तो कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर या बाकी किसी चीज को लेकर अभी तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो इसी तरह से अभी तक ये खाके में ही चल रहा है। बीजेपी ने भी अभी तक ये नहीं कहा है कि ऐसे होएगा, लेकिन इस चीज को बनाने के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी आएगी जिसकी वजह से किसी के ऊपर अतिरिक्त कोई भार नहीं पड़ेगा, उसी के अनुसार इसको बनाया जाएगा। और आपने यूएनडीपी का मध्य प्रदेश का एक एग्जांपल दिया, मध्य प्रदेश सरकार ने भी पंचायत स्तर पे इसे लागू करके देखा और 2016 तक सक्सेसफुली चलाया है। और जहां तक काम की बात है कि लोग निठल्ले हो जाएंगे या काम नहीं करेंगे, तो वहां पे इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं कि लोगों के पास जब पैसा आया, उन्हें कुछ बचाने की, जमा करने की आदत पड़ी, तो उन्होंने अपने काम भी शुरू किए इस पैसे को बचा करके। और एक और पॉइंट मैं उठाना चाहूंगी कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि 2019 के बाद गरीबी एकदम खत्म हो जाएगी, तो ये वही राहुल गांधी है जिनका खानदान गरीबी हटाओ नारे के साथ सरकार में बना रहा। कहा इसी वाली रिपोर्ट में कहा कि 19 के बाद गरीबी खत्म हो जाएगी। कहा कि हम कोशिश करेंगे बीजेपी लोगों पार्टी को जिंदगी बेहतर करने के लिए। बीजेपी पार्टी ये कहती है कि 2030 तक देश से गरीब खत्म हो जाएंगे। 2030 इतना लंबा समय लेकर क्यों चल रहे हैं? इसके पीछे भी एक कारण है कि जब स्ट्रेटेजी वाइज एक एक कदम दर कदम उन्हें स्ट्रोक सशक्त करके हम आगे बढ़ेंगे तो ही समस्या का जड़ से समाधान हो सकता है, हवा में तीर मारने से नहीं होगा। हवा में तीर मारे जा रहे हैं शकील उस्मा साहब, हवा में तीर मारे जा रहे हैं। एक प्रश्न सौरभ जी आ रहा हूं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रिया जी को बोलना चाहिए अपनी पार्टी का पक्ष में, इसमें हमको एतराज नहीं है। और इन्होंने देखिए सत्ता में ये है, सरकार 5 साल से इनकी है और इन्होंने वादा किया था कि 15 लाख रुपए डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। तो हवा में तीर कोई ऐसा वादा नहीं था। कोई आधिकारिक कोई बयान दिखाइए ना मुझे आप। अब बताइए कि इस मंच से इस व्यक्ति ने कहा था, हाँ ये जरूर कहा था चुनाव के टाइम पे कि इतना काला धन विदेशों में जमा हो गया है कि अगर उसे लाया जाए तो एक व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंचाए जा सकते हैं। प्रिया जी ये तो बहुत फेमस डायलॉग है, जुमला जो है इसको बना दिया गया, इसका नैरेटिव सेट कर दिया गया क्योंकि ये लोग भी जानते थे सभा में किया गया वादा है, कहा गया था बाहर से पैसा लाएंगे, जो पैसा काला धन है उसको लाएंगे तो हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख आएगा। ये था ये वादा, ये बात थी। सौरभ जी आप भी कम से कम इससे इनकार नहीं करेंगे, ये बात थी ना? आप बताइए सौरभ जी, आप बताइए कि नहीं बोलना है। नहीं ये तो सबको पता है कि 15 लाख रुपए सब सारे गरीब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तभी उन्होंने फटाफट जनधन अकाउंट खोले, इतना रुपए कार्ड, उन्होंने ये सोचा था कि अब हमारे अकाउंट में आएंगे पैसे। ये बात थी और स्विट्जरलैंड से पैसा लाएंगे। मानिए ना मानिए, कांग्रेस ने जो 70% पॉपुलेशन पॉवर्टी के बिलो थी अपने 5 दशक तो वही रहे, तो उन्होंने उसको कम करके 22% ले आए। अब आपने 22% से कितना कम किया, आप ये बताइए पिछले 4 साल में? ये बड़ा सवाल है। ये आपने कितना कम किया? जी मैं ये कह रहा था, ये जो सवाल उठाया प्रिया ने कि राहुल जी ने ऐसे ही बयान दे दिया, तो इनको अभी स्टडी नहीं है ना। स्टडी करें कि इस देश में गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के तहत किस तरह से, अभी आंकड़े बता रहे हैं हमारे भाई, किस तरह से गरीबी को कम किया गया और गरीब लोगों की जो हालत को ऊपर लाई गई। आज अभी सब्सिडी की बात है, क्योंकि बीच में ही लोग हमें बोलने नहीं देते, मैं 2 बात बोल रहा हूं। अभी बहुत पब्लिसिटी की जा रही कि गरीबों को दिया जा रहा है गैस सिलेंडर, महिलाओं को बड़ी पब्लिसिटी होती है, उज्ज्वला योजना। अब आप बता दीजिए
कि वो किस रेट पर दी जा रही है? 700 रुपए पर। कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी, उसका रेट क्या था? 450 रुपए था। आज 700 रुपए पर कोई गरीब की हैसियत है कि उज्ज्वला योजना के फ्री सिलेंडर ले जाने के बाद दोबारा गरीब खरीद सके? तो ये पैसे कहां जा रहे हैं, किनके अकाउंट में जा रहे हैं? 450 के बाद जो 700 रुपए हुए, ये जो सब्सिडी घटा रहे हैं, तो ये पैसे इनकी जो है, इनके पास चूंकि गरीबों के लिए नहीं है, ये पैसे गरीबों का काट के इन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्होंने कर्ज माफ कर दिए। तो हम कहते हैं हमारा प्रोग्राम, जो कांग्रेस का प्रोग्राम जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो प्रोग्राम गरीबों के उन्मूलन के लिए है और कोई बहुत बड़ा नहीं है। इन्होंने 15 लाख का सपना दिखाया था, आज लगता है कि इस देश में बहुत बड़ा गरीबों के साथ धोखा हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये और राहुल गांधी का ये गरीबों के प्रति बहुत बड़ी उदार भावना है, या हम समझते हैं कि उनके आंसू पोंछने हैं, जिन्होंने लाइन लग के अकाउंट खुलवाए थे, कि इसलिए खुलवाए थे कि उनको लगता था कि उनके अकाउंट में 15 लाख है। और आम आदमी को कितनी बार डिबेट आपके यहां इसी चैनल पर हुआ है, यहीं पे हुआ है, लोगों को लगता था कि चुनाव के पहले चूंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से इतने पैसे कमा रही है ये सरकार, कुछ न कुछ गरीबों को ट्रांसफर करेगी, लेकिन इन्होंने तो नहीं किया। आज तक नहीं, कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। इन्होंने क्या, क्यों नहीं किया? इसलिए इनके एजेंडे में गरीब नहीं है। ये पार्टी अमीरों की पार्टी है, उनके वोट लेती है, उनके लिए काम करती है, ये जनता ने देख लिया है। गरीबों, किसानों, मजदूरों और दूसरे लोगों की चिंता कांग्रेस की स्वाभाविक चिंता है। वही चिंता आज राहुल गांधी ने कहा है, और वो कहे हैं तो करके दिखाएंगे। उनके पास प्रिया जी, ये जरूर मत भूलिएगा, गरीबी हटाओ का नारा जो था उससे कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला है, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है लोगों को। आज भी अगर कांग्रेस गरीबों की बात कर रही है, और एक बार चूंकि आप लोग कर चुके हैं, एक ख्वाब दिखा चुके हैं, लोगों को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, कुछ मायूसी है, निराशा है, ऊपर से नोटबंदी की मार से लोग और घायल, जीएसटी, ऐसे में जीएसटी, तो ये चीजें हैं, लोगों को कहीं ना कहीं दुखी कर रही हैं। ऐसे में आप लोगों को कुछ तो मरहम लगाना होगा, और ऊपर से अगर ये इस तरह के वादे करेंगे और आप शगुफा कहेंगे और अंधेरे में तीर या तीरबाजी कहेंगे, तो ये लोग इससे और नाराज हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे। कुछ ठोस लेकर आना पड़ेगा। देखिए, जो भी कदम उठाया जाता है उसी कदम को चुनावी शफूगा कह दिया जाता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस देश में कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें चुनाव नहीं होते हैं। राहुल गांधी ने जो गरीबी एकदम से खत्म करने वाला अपना आज का नारा दे दिया है, मैं उसमें ये जानना चाह रही हूँ कि 2004 से 2014 के बीच में गरीबी कितने प्रतिशत नीचे आई या बढ़ी? एक आंकड़ा मुझे वो चाहिए। वो इनके पास बढ़ा हुआ ही मिलेगा, गरीबी कम नहीं हुई है। तो और गरीबों की तो गरीबी बढ़ी ही है, ये गरीबी बढ़ी है। आपके ये 5 साल आप ही तो कह रहे हैं आपके गरीबी बढ़ी है, चूंकि आपने सब्सिडी घटा दी है, किसानों के सब्सिडी खत्म कर दिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सब्सिडी घट रहे हैं, तो आपने कहा कि सब्सिडी कहाँ जाती है, सब्सिडीज कहाँ जाएंगी? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो 32 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं वो इसीलिए खोले गए हैं कि जो बीच का करप्शन है वो खत्म हो सके। कोई भी सब्सिडी दी जाती है तो वो सीधा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो सके, और अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफर होगा तो सीधा हाथ में आएगा। और जैसा कि सर ने कहा कि उस पैसे, ये जो यूबीआई के तहत पैसा दिया जाएगा, इसका मिसयूज हो सकता है, लेकिन घर में अगर महिला का भी अकाउंट है, पति का भी अकाउंट है, तो महिला अपना अकाउंट ऑपरेट करे, पति अपना अकाउंट ऑपरेट करे, तो कहीं ना कहीं इस चीज को बचाया जा सकता है। और जो चुनावी शकुवा फिर आ जाता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मनरेगा और खाद्य सुरक्षा बिल आप कब लेकर आए थे? चुनाव से ठीक पहले आया था, इसी यही आपका दोबारा रिपीट होने का, मनरेगा तो इंप्लीमेंट हुआ भाई, खाद्य सुरक्षा बिल बता दीजिए, इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है ना। लेकिन शकील साहब कह तो रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं, हम तो अपनी बात रख सकते हैं ना, हम तो वादा रख सकते हैं ना, आवाम को वोट देना नहीं देना उनके हाथ में, और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड रहा है वो भी लोग देखेंगे कि क्या हुआ, किस तरह से हमने चीजों को इंप्लीमेंट किया। तो ये आपके लिए मुश्किल, तो ये गरीबी बढ़ा के एकदम से विपक्ष में आते हैं, इसको समझिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बड़ी रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा। मैं कुछ कहना चाह रहे हैं सौरभ जी, फिर आऊंगा अमलेंदु जी। ये बड़ी बात हो रही है कि हम ये पैसे दे देंगे, लेकिन एक ये बात हमें और समझनी होगी कि ये जो कह रहे हैं, नीति आयोग इस पे ऑलरेडी वर्क कर रही है और व्हाइट पेपर लेके आ चुकी है, जिसमें वो कह रही है कि सब्सिडी खत्म करके हम डायरेक्ट दे, तो 15 लाख नहीं देंगे, 15,000 पर हेक्टेयर देने की बात चल रही है, और वो हो सकता है बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए। और इसके ऊपर मेरा एक इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक लेख भी आया है, जिसमें मैंने ये साफ कहा है, ये एकदम से सारा कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो होगा क्या? जितने भी ये जो एरियाज हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, पेट्रोल,
फ्यूल, इरिगेशन, जिसको सब्सिडी दी जाती है लगभग 2% जीडीपी की, ये सेक्टर्स खत्म हो जाएंगे एकदम से। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी इन सेक्टर में, प्राइसेस एकदम से इन सेक्टर में बढ़ जाएंगी और इधर लोगों को एकदम से कैश मिल जाएगा। और वो कैश मिलेगा, जो फार्मर्स को कैश मिलेगा 15,000 रुपए पर हेक्टेयर, उसका होगा क्या? वो सीधे ही बैंक वाले कहेंगे आपका ₹1,00,000 का लोन चलता है, हम उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। फार्मर, जिसको हम कह रहे हैं एग्रेरियन स्ट्रेस कम होना चाहिए, वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। इस ऐसे एकदम से इंप्लीमेंट नहीं, वो एकदम से आप सब्सिडी खत्म करके कैश दे देंगे। सब्सिडी खत्म करना इनके प्रोजेक्ट हो सकता है, राहुल गांधी के प्रोजेक्ट तो में नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि फंड मौजूद है, ऑलरेडी पेट्रोलियम सेक्टर के पैसे इतने मौजूद हैं कि उसमें जब अमीरों के कर्ज माफ किए गए, आप उसको सब्सिडी चाहिए। मेरा कहना है कि सब्सिडी भी चाहिए और साथ में अगर डायरेक्ट से कैश ट्रांसफर हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को पहुंचेगा। लेकिन दोनों चीजें चाहिए और अगर बांटना ही पड़े तो 50-50% बांटा जाए, कुछ चीज खत्म ना की जाए। इतना जरूर बताइएगा कि ये जो ऐलान किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, या जो ये कह रही है कि जो पहले से प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी बिना पर कर दिया गया, कुछ तो ठोस, कुछ तो आधार लेकर के बात की गई होगी। और जैसा कि शकील जी दावा कर रहे हैं कि ये वो वाली बात नहीं जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोशिश करती, सब्सिडी हम आम आदमी को नुकसान नहीं करेंगे या लोगों पर बोझ नहीं डालेंगे, ये क्या मुमकिन है क्या? क्योंकि देखिए, कान यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, कहीं ना कहीं से तो घुमा फिरा के मामला होता है। हम जानते हैं चीजें इतनी आसान नहीं होती। देखिए, बिल्कुल ठीक है, चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं, लेकिन अगर समझदार अर्थशास्त्री होता है और सरकार के अंदर अगर समझदार अर्थशास्त्री होते हैं, मुझे सौरभ जी की काफी पहले आप ही की शो में की हुई एक टिप्पणी याद आ रही है कि इस सरकार में सीए तो है पर अर्थशास्त्री कोई नहीं है। बड़ी समस्या इस सरकार की यही है कि इस सरकार में तमाम सीए हैं जो बैलेंस शीट में तो इधर की उधर कर सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र का ज्ञान उनको नहीं है। इस सरकार की बड़ी कमजोरी ये है और यही कमजोरी बार बार जो है निकल करके हर बार सामने आ जाती है इस सरकार की। जहां तक ये सवाल है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, निश्चित तौर पर हो सकता है। ना सब्सिडी खत्म करने की आवश्यकता है, ना कुछ और करने की आवश्यकता है। आप देखिए, जैसे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सेस लगा, और चीजों पे सेस लगा, एजुकेशन सेस लगा। ये सेस जो 0.1-0.2% लगता है, जो हमको आपको मालूम भी नहीं पड़ता, ये उस सेस से ही काम चल सकता है और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और फिर मैं कहना चाहूंगा, फिर मैं जोड़ना चाहूंगा कि बहुत बड़ी आमदनी जो है वो पेट्रोलियम सेक्टर से है। और जिस आप देखिए, पेट्रोलियम सेक्टर में तो जबरदस्त धोखाधड़ी होती है आम उपभोक्ता के साथ, आम नागरिक के साथ। आपने रोड टैक्स भी ले लिया गाड़ी पे, आपने टैक्स ले लिया डीजल और पेट्रोल में भी, और फिर जब हम जाते हैं हाईवे पे तो आपने टोल टैक्स भी ले लिया। यानी कितना जबरदस्त आप टैक्स जनता से ले रहे हैं। तो आप जो है कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मतलब चाहे कांग्रेस की सरकार आए या भारतीय जनता पार्टी, क्या मैं सरकारों को उसमें नहीं आता, लेकिन आप जो इस देश की गरीब जनता को ऊपर उठाने के लिए काम करेंगे तो आप जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं है। और दूसरी चीज, सरकार का उद्देश्य, सरकार का असली मकसद वो जन कल्याण है, कॉरपोरेट का बिचौलिया होना नहीं है। तो आपके पक्ष में, मतलब सरकार की नजर में जो भी होना चाहिए वो पहले इस देश का अवाम, उसकी बेहतरी, सोशल जस्टिस, तो मौजूदा सरकार ने क्या इस तरफ तवज्जो नहीं दी? क्या आवाम को कुछ पीछे छोड़ दिया गया? क्या ऐसा लगता है क्या आपको, एक सहाफी के तौर पे मुझे बताइएगा। देखिए, निश्चित तौर पे मैं तो ये मानता हूं कि इस सरकार ने जिस तरीके से ध्यान देना था उस तरीके से ध्यान नहीं दिया। वो सरकार की अपनी अंदरूनी कमजोरियां भी हो सकती हैं, रणनीति का भी कमी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि कोई स्थायी रूप से वित्त मंत्री इस सरकार के पास नहीं रहा। ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन हाँ, ये तय है कि कॉर्पोरेट उनके प्राथमिकता सूची पे रहा, सबको दिखाई दे रहा है सामने, जनता को साफ समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अगर देश का गरीब भी प्राथमिकता पे रहता बहुत अच्छी बात होती। अब चलिए, चलता समय है, अगर ये सरकार भी कुछ प्राथमिकता पे लेने का काम करती है उसका स्वागत किया जाएगा। प्रिया जी, तो कॉर्पोरेट आपकी प्रायोरिटी में रहा, आपकी प्रायोरिटी में पूंजीपति रहे, ये एक बड़ा इल्जाम लगता रहा है और लग रहा है। कैसे इसको लेकर के आवाम के बीच जाएंगे? और क्या, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि फिर क्या हम आने वाले कुछ दिनों में कुछ उम्मीद करें कि कुछ बड़े बड़े धड़ाधड़ ऐलान हो सकते हैं जो सीधे लोगों को आकर्षित करने वाले हों, अपनी तरफ राग़िब करने वाले हों? क्या इस पर कुछ काम चल रहा है?
मैं ये जानना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी अगर इस स्कीम को लाने की बात कर रहे हैं तो क्या कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा के लाया जाएगा या जनता पर टैक्स बढ़ा के लाया जाएगा, वो कैसे लाएंगे? और जहां तक अभी सर ने बात करी कि हम व्हीकल पे भी टैक्स देते हैं, पेट्रोल डीजल पे भी टैक्स देते हैं, फिर हम रोड टैक्स अलग से देते हैं और सारे तमाम तरह के टैक्स इन्होंने गिनाए, क्या वो टैक्स 2014 के बाद बने हैं? उससे पहले भी चलते आ रहे हैं टैक्स। उस समय अगर पिछली सरकारों में ही इन चीजों को लेके वाजिब कदम उठाए गए होते, कुछ ठोस कदम उठाए गए होते, तो आज शायद हम ये बात कर रहे होते 4.5 साल का गरीबी का आंकड़ा कितना जा रहा है। पूरा बहुमत था, पूरी ताकत थी, वाजिब कदम उठाने का वक्त तो था ना। ये वाजिब कदम ही तो है कि सरकार इस पे काम कर रही थी। 16-17 में इसकी रिपोर्ट आती है, 16-17 में रिपोर्ट आती है। आप बोलिए कि आपके हाथ से निकल गया एक मुद्दा, कहीं ना कहीं आपको अब इसको लेकर के सफाई देनी पड़ेगी, तो लागू आवाम को इससे करेंगे बेहतर कुछ देने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, सरकार डेमोक्रेसी में सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। कोई आदमी कहे कि 5 साल तक हम पाइपलाइन में लगा रखते हैं, तो ये डेमोक्रेसी का अनादर है कि आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती वो जनता अगली बार भी उनको वोट दे रही है, उसके बाद भी दे रही है। इस सरकार ने सारी योजनाओं को कह दिया कि 2024 के लिए है हमारी योजना, ये पूरी होगी। कैसे कह दिया आपको? जनता जबरदस्ती है ये डेमोक्रेसी में कि आप या ईवीएम से जबरदस्ती वोट ले ही लेंगे, ये आपके पास प्लानिंग है क्या? आप कह रहे हैं। सवाल ये है कि ये स्कीम अगर था, आपने झूठ भी बोल दिया था, आपने जुमला भी कर दिया था, तो 15 लाख नहीं सही 1500 तो अकाउंट में डाल सकते थे और उससे डाल सकते थे। हमारे भाई बार बार बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, बिना कोई भी सब्सिडी खत्म किए बिना इस सरकार के बाद पेट्रोलियम से जो आमदनी थी, कितनी बड़ी आमदनी आप बताइए कि 150 रुपए प्रति बैरल डॉलर से घट के 60 रुपए प्रति बैरल आ गया। कितनी फर्क है ये आप देखिए। और रेट आपने पेट्रोलियम का हर दिन बढ़ाया, घटाया नहीं है। घटने पे आज तो का आप हाईएस्ट है पूरी दुनिया का। आपके आसपास के पड़ोसी कंट्री जिसको आप सप्लाई देते हैं पेट्रोल जो हिंदुस्तान जिस कंट्री को सप्लाई देता है, वहां तो ये पेट्रोल का पैसा आपकी सरकारों के समय भी तो आ रहा था, पिछले 10 साल में भी तो लगातार आ रहा था, तब क्यों नहीं बनाया गया? जिसके पैसे से हम चाहें तो दे सकते हैं। अब आप तो किया नहीं, क्योंकि अब आपका इंटरिम बजट आने वाला है, उसके बाद इलेक्शन घोषणा हो जाएगी। आप चाहेंगे भी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 2004 से 14 के बीच में तो पेट्रोल आता था, इसलिए तो आप लोगों ने तो हमें तो इलेक्शन है ना, हमको तो जनता की बीच बताना पड़ेगा ना कि इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये तो सिर्फ जुमलों की सरकार है जो 5 साल तक जुमले करती रही, देश की आर्थिक स्थिति आज ये देश में क्या हो रहा है, कम्युनलिज्म पर डिबेट हो रहा है। इलेक्शन के टाइम में हम अगर अर्थ की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, तो ये पार्टी जो है तो इलेक्शन की बात कर रही है। बहुत बड़ी और अच्छी कोशिश के रूप में जरूर देखा जाएगा इस पर बहस, इसलिए हमने खासतौर से रखी। मेरे पास 3 मिनट से भी कम का वक्त बचा है। मैं फाइनल कमेंट खासतौर से सौरभ जी और अमलेंदु जी कर लूंगा, सियासी बातें तो फिर होती चली जाएंगी। सौरभ जी, ये स्कीम अगर लागू होती है और जो वादा कांग्रेस करने जा रही है, आपने बता दिया ये मुमकिन है और कैसे मैनेज होगा यही बता दिया, उसके साइड इफेक्ट भी बता दिया और बहुत अच्छाइयां भी बता दी। फिर भी एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा राहुल गांधी के इस ऐलान पर खत्म करने से पहले। हाँ जी, देखिए ये देश किसानियों का है और जो पुअर लोग हैं उनका है। तो ये स्कीम मेरे हिसाब से अगर वो लाने की कह रहे हैं और कह रहे हैं हम इंप्लीमेंट कर देंगे, तो मैंडेट पूरा उनको मिलना चाहिए और उनको भी मौका मिलना चाहिए। जैसे बीजेपी को मौका मिला, तो अब प्रियंका गांधी जी भी आ रही है, राहुल जी भी आ रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कोई नुकसान है। और अगर बीजेपी कहती है कि हम 2000 दे सकते हैं या 2500 दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बीजेपी जो भी व्यक्ति गरीब आदमी के साथ है, अल्पसंख्यकों के साथ है, मेरे हिसाब से जो पुअर एंड डाउन टोडन की सोच रहा है, उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अमलेंदु जी, निश्चित तौर पे राहुल गांधी ने जो घोषणा की बहुत अच्छी घोषणा है और मुझे लगता है कि अगर इसको जमीन पर उतारा जाएगा तो उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जहां तक ये सवाल है कि जनता समर्थन देती है नहीं देती है, मुझे लगता है कि जनता को इस पर विचार करना चाहिए। और जैसे शकील साहब ने कहा कि भाई हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है, तो निश्चित तौर पे अगर जनता उस पर पिछले रिपोर्ट कार्ड को देखेगी, हालांकि जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, वो 6 महीने में जुल्म और 3 महीने में एहसान भूल जाती है जनता। लेकिन अगर फिर भी उसने पिछला रिपोर्ट कार्ड देखा, तो मुझे लगता है इससे राहुल गांधी को निश्चित तौर पर, कांग्रेस को निश्चित तौर पर 6 महीने में जुल्म और 3 महीने में एहसान, 3 महीने में एहसान भूल जाती है जनता। लेकिन जी ये बहुत अच्छी बात, ये बात लेकिन जची, बहुत अहम अच्छा डायलॉग है सर, ये शुक्रिया इस डायलॉग के लिए। इसलिए 3 महीने में सरकार ने भी तो भुला ठीक दिया था। ये सियासी लीडरों को भी समझना चाहिए
कि इस देश की जनता तेज भी है और बहुत तेजी से अपने फैसले भी लेती है और आपको नई नई चीजें उसको लाकर देनी पड़ेंगी। जब देखते हैं इस कदम का, इस ऐलान का कितना बड़ा असर होता है और इसकी काट बीजेपी क्या लेकर आती है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। हर रोज नई नई बातें होंगी और हर रोज उसको लेकर के नई सियासी हिकमत अमली भी हमें देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस अहम खबर पर, इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए।